आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करके उनकी मिन्नत समाजत, उनके घुटनों को हाथ लगाने मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं। क्या आपका इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक है या नहीं है? एक वजीर जो वजीर दाखिला कहलाता है, वो कल कहता क्या है, कोई लेवल होता है, यानी आम आदमी, छोटा आदमी, घटिया आदमी ये ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर हमारे बच्चों के बारे में सवाल होंगे तो फिर आपके बच्चों के भी सवाल होंगे। आपके 2 बच्चों के नहीं, 3 बच्चों के सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स ने इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा की हुई है शरीफ फैमिली के लिए, और परेशानी के सबब बहुत ज़्यादा हैं। वो डॉक्यूमेंट्स, उनकी तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं, जिसके हवाले से पिछले 25 साल से कम खबरें छपती थीं। जब वज़ीर-ए-आज़म बने पहली दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब, उस वक्त से ये खबरें छपनी शुरू हुई। अपोजिशन शोर मचाती थी। जब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगते थे तो वो जवाबी तौर पर इनको कहते थे कि आपके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं। सर्रे महल का रौला पड़ता था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी यही इल्ज़ामात इनके ऊपर दोहराती थी, लेकिन कभी कोई चीज़ इस्टेब्लिश हुई नहीं। ये पहला मौका है कि वो डॉक्यूमेंट्स लीक होने के बाद इनकी बाकायदा ओनरशिप इस फैमिली की इस्टेब्लिश हो रही है। और उसको इस्टेब्लिश तो हो रही है ओनरशिप, और अब चौधरी निसार ने भी कह दिया, परवेज़ रशीद साहब ने भी कह दिया, और बाकी वज़रा ने भी पिछले 2 दिनों से अपनी पोजीशन हिकमत अमली को बार बार बदल रहे हैं, क्योंकि ये वाज़े नहीं हो रहा कि कौन सी लाइन इख्तियार की जाए। पहले जब सवाल पूछा था बाहर के अखबारात ने शरीफ फैमिली से कि बताइए ये पेपर्स आए हैं कि आपकी ओनरशिप है ये इन कंपनी की, नीलसन और नेस्कॉल और ये अपार्टमेंट्स जो हैं लंदन के अंदर, तो हुसैन नवाज़ को आगे किया गया, क्योंकि हुसैन नवाज़ अमली तौर पर सियासत में नहीं थे। 2 इंटरव्यूज़ हुए और वो प्लान तरीके से बताया गया कि सारा कुछ ही हुसैन का, बाकी तो किसी का है ही नहीं। गए थे वहाँ, एक मिल लगाई और उसने इतनी तरक्की की कि 4 साल में काई पलट गई, सारा कुछ ले लिया, नई मिलें भी लग ली, अपार्टमेंट्स भी ले लिए, लेकिन वो चीज़ आसानी से मानी नहीं गई। मानी इसलिए नहीं गई कि पुराने डॉक्यूमेंट्स खुलने शुरू हुए तो उसमें अल तौफीक ट्रस्ट, हुदैबिया पेपर मिल जो 99 में पूरी तफसीलात जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पूरा एक केस फाइल किया था और तैयार कर लिया था। फिर मियाँ साहब की जब एग्ज़ाइल डील फाइनलाइज हुई सऊदी अरब जाने की, तो नैब ने उस केस की तहकीकात बंद कर दी, उसको परसू नहीं किया और उसके बाद वो केस बंद रहा। लेकिन इसके ऊपर बरतानवी जज का फ़ैसला है। अब शरीफ फैमिली जो है वो मुश्किल में है, और एक हिकमत अमली, ये मैं बाकायदा इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपसे ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। एक हिकमत अमली अब फैमिली की ये है कि 98-99 में जब बरतानवी जज ये हुक्म पास कर रहा था तो वहाँ पर सेटलमेंट ये तय पाई थी कि हम आपको फ़ंड दे देंगे अल-तौफीक को। 5 नवंबर को ये डील बेसिकली तय पाई थी, 5 नवंबर 99 को, जब मियाँ साहब की हुकूमत डिसमिस कर दी गई थी 12 अक्टूबर को। उससे पहले के जो 2 ऑर्डर थे फैमिली ने माने नहीं थे। तो 5 नवंबर 99 को ये तय पाया कि हम पैसे तो दे देते हैं, कोई $32 मिलियन, लेकिन आप सोर्स ऑफ फंड की इन्फॉर्मेशन जो है उसको सीक्रेट रखेंगे। लेकिन जो चीज़ें छपी और जो चीज़ें सीना गज़ट से आगे आईं वो ये थी कि मियाँ साहब ने वहाँ बताया, जो ट्रांजैक्शन की गई, ये बताया गया वहाँ पर, ये 99 का जिक्र हो रहा है, 2006-7 का जिक्र नहीं हो रहा, कि ये एक सऊदी दोस्त हैं, उन्होंने गिफ्ट किया ये पैसा और उसकी वजह से ये सेटलमेंट तय पाई है। अब वो सऊदी दोस्त वो कोई भी हो सकते हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। शरीफ फैमिली के लिए जो एक क्लियर ऑप्शन है इस वक्त, ये फैमिली के अंदर कंसिडरेशन है इस वक्त, कि वो नाम अब पब्लिक करके विद एफिडेविट्स वो सबमिट करवाया जाए और पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया जाए कि ये सऊदी दोस्त की डोनेशन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये काम किया। तो ये सऊदी फंडेड अपार्टमेंट्स और वो नीलसन और नेस्कॉल की डील और अल तौफीक ट्रस्ट, ये सारा कुछ साबित करना अब उस एक सऊदी जो दोस्त है उसको करना काफ़ी मुश्किल पेश आएगा। फैमिली के अंदर सूरत हाल ये है कि हुसैन नवाज़ इस वक्त सऊदी अरब में, मियाँ साहब पिछले 3 रोज़ से या चौथा रोज़ है आज वो लाहौर में, और उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं। मैं अभी उनके अपनी शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब की अपनी फैमिली से बात करके जो चीज़ अभी कहने लगा हूँ, उनकी फैमिली का कहना यह है कि आज से 3 रोज़ पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर ने सुजेस्ट किया कि इनको लंदन ले जाया जाए। जिस डॉक्टर ने इनका पहले मुआवजा किया था, इलाज किया था, उसी मौलिज के पास दोबारा ले जाया जाए। आज से तकरीबन 4 साल पहले इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन तशरीफ़ लेकर गए थे। इन्हें कुछ हार्ट का इशू चल रहा था, ये अटेंशन फोकस किसी एक जगह पे ज़्यादा देर रख नहीं सकते, बात टूट जाती थी इनकी, कुछ हार्ट के अंदर ऐसा इशू था। तो किसी डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि वो आपका मैं ट्रीटमेंट करूँगा, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा।
लेकिन कॉम्प्लिकेशन आई जिससे इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ये वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले का वाक़या है। अब कहा यह जा रहा है फैमिली की तरफ से कि उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले जाया जाएगा। इस वक्त जो फ़ॉरेन विज़िट्स थे उनके पहले उनका एक विज़िट कैंसिल हुआ, फिर दूसरा टर्की का कैंसिल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, वो IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ जितने टॉप लेवल के IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स उनसे मिलते हैं और हिकमत अमली कंट्री स्ट्रेटजी के हवाले से भी बातचीत होती है। उन्होंने भी अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म पिछले 4 रोज़ से उधर हैं और इसहाक़ डार साहब इस्लामाबाद में। स्ट्रेटजी वज़ा की जा रही है कि अब कौन पहले इनिशिएटिव लेगा, कौन क्या बोलेगा और कहाँ बोलेगा। जुडिशल कमीशन बन नहीं पा रहा। 215 लोगों का सवाल है, सिर्फ शरीफ फैमिली भी नहीं है, बाकी 215 का भी कुछ करना है। तो ये वो पूरा लुबेल बाब है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। PTI से आज एक और ये काम हुआ कि फैसल वोडा वो गए हुए हैं लंदन और वहाँ उन्होंने जाकर एक और क्लेम किया है कि $42.5 मिलियन की एक और प्रॉपर्टी है जो हसन नवाज़ ने ख़रीद लिया। हसन नवाज़ इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। एक पॉलिटिक्स में जो शख्सियत हैं वो है ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और जो उनकी जानशीन के तौर पर हैं मरियम नवाज़, जिनकी प्रॉपर्टी और वो जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए उनकी ओनरशिप जो कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर वो मरियम नवाज़ हैं। तो ये 2 शख्सियात ऐसी हैं जिसको शरीफ फैमिली यकीनन नहीं चाहेगी कि उनके नाम से ये चीज़ हट जाए ताकि उनकी सियासत का दरवाज़ा उनके लिए बंद ना हो जाए। लेकिन अगर क्राइसिस बढ़ता है तो क्या सिस्टम चलेगा? क्या वो एतजाज़ एहसन साहब जो कह रहे हैं कि इसका हल एक है कि नवाज़ शरीफ साहब इस्तीफ़ा दें और दोबारा मुंतखब होकर आएँ, क्या वो वाली बात होगी? ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। और हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियात हैं, डॉक्टर सत्तार साहब MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। इसके अलावा कराची स्टूडियो में, मैं कराची आज आया हुआ हूँ, तो कराची में हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, आपको भी वेलकम करता हूँ। तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तलाल चौधरी साहब से हम मौक़िफ़ पूछेंगे कि PMLN क्या कहती है। इसके अलावा एतजाज़ एहसन साहब से हमने आज, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब इलाज वाज की तो कहानी करा रहे हैं, वो जा रहे हैं जरदारी साहब के घुटनों को हाथ लगा के कि मेरा इस मौके पे ऊपर साथ दे दें। PMLN प्रैक्टिकली कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ घुटनों वाली बात, खैर ये एतजाज़ साहब का अपना अंदाज़े बयान है, लेकिन PMLN प्रैक्टिकली कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी से एक अरेंजमेंट तय पा जाए। जब जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो नवाज़ शरीफ साहब से उनकी मीटिंग ड्यू थी जो उन्होंने कैंसिल कर दी थी इसलिए कि कहीं फ़ौज खफा ना हो जाए। तो अब जरदारी साहब ने थोड़ी सी पोजीशन ऐसी ली हुई है कि वो कहते हैं अच्छा पार्टी के सीनियर लोगों से मशवरा करके फिर जवाब दूंगा। फरियाल तालपुर साहिबा भी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में हैं और शायद डार साहब के को ये टास्क सौंपा गया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एज्यूम कर रहा हूँ कि डार साहब को ये टास्क सौंपा गया होगा कि वो मीटिंग को थ्रू करवाएं ताकि जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन जाएँ तो जरदारी साहब से इनके बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकें। फ़ारूक सत्तार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और यही पनामा पेपर से स्टार्ट करूँगा। इतना बड़ा मैसिव किस्म का लीक पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों के हवाले से शायद पहले कभी आया नहीं है। इल्ज़ामात बहुत लगे लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे ओनरशिप इस्टेब्लिश हो रही हो, उन ऑफशोर कंपनीज़ के ऊपर नाम आ रहे हो कि ये मरियम की है, ये हुसैन की है, ये हसन की है, ये सैफुल्लाज़ की है, ये वो रियाज मलिक का बेटा है, ये उसकी है, ये मीडिया हाउसेस के मालिकान है, ये इनकी हैं, बहुत बड़ी लीक आई है। इसके ऊपर सियासी जमातों का और ख़ास तौर पर MQM का पूछूं कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए इसके ऊपर? देखिए, MQM ने तो पहले रोज़ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये बहुत अहम नौइयत के इंकशाफ आते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और एक ऐसी इंक्वायरी जो है वो अब मैं समझता हूँ कि नागुज़ीर हो गई है कि जिसके ज़रिए से मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए एक मशावरत के ज़रिए से ही मिशन या कमेटी कायम होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब को भी इस बात को रखना चाहिए कि उन्होंने TV पर आके फ़ौरी तौर पर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया, अपने एक मौक़िफ़ का इज़हार किया और एक ख़ुद कमीशन बनाने का ऐलान किया है जो कि इंक्वायरीज़ ऑफ कमीशन है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों की तरफ से पार्लिमान में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, पार्लिमान का जॉइंट सेशन चल रहा था, उसको खातिर में लाना चाहिए और उसको उसका सर डायरेक्ट थोड़ा सा फारूक सत्तार साहब, आप सत्तार साहब क्या चाहते हैं कि वो कमीशन जो नवाज शरीफ साहब तजवीज़ कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज की सरबराही में वो बन जाए, या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो इसको खुद से सुओ मोटो ले ले या उसकी सरबराही में कमीशन बन जाए? बराह रास्त आपकी पोजीशन क्या है आपकी जमात की, वो आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने हर ऐसे इशू पर जिसका ताल्लुक़
एक कौमी इशू है और एक अहम नौइयत के इंकशाफात हैं, और उसमें उनकी अपनी हुकूमत का भी सवाल है कि उसका क्या मुस्तक़बिल है। नवाज़ शरीफ साहब और उनके जो अहले खाना उनके नाम आए हैं, उनके मुस्तक़बिल पर भी सवालात हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सियासत हो, पोलराइजेशन हो, इनस्टेबिलिटी हो। बेहतर ये है कि जब वो वैसे इनफॉर्मल APCs बुलाते हैं, सारे पार्लियामानी लीडर को कंसल्ट करते हैं, तो उनकी कंसल्टेशन से अगर कोई कमीशन बनाते, या सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे मामलात में जहाँ सुओ मोटो नोटिस लेती है, वो भी कोई इस तरह का नोटिस लेके इस पर ख़ुद भी जो है वो कोई पेशरफ्त करे, तो मैं समझता हूँ कि ये बिला वजह की जो बहस व तकरार है, बड़े मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं, और उससे जो है वो सिर्फ टॉक शोज़ में सारी बातें हो रही हैं। फिर टॉक शोज़ में भी जो एंकर्स हैं या उनके इदारे, वो कितना अरसे तक जो है वो इस मामले को खींच सकेंगे, कब तक ये मामला जो है मीडिया में भी कितने अरसे तक जो है वो जिंदा रहेगा या कायम रहेगा। ये तो ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल में फ़ारूक सत्तार साहब आप मुंतखब लोगों की है। हम लोग तो इस पे सवाल उठाएंगे, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है, लेकिन आप पार्लियामान के अंदर बैठे लोग हैं, आपकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर वज़न डालें कि जिन लोगों के ऊपर नाम आया कि टैक्स इवेजन की या पाकिस्तान से पैसा चुराया, हो सकता है किसी की जेन्युइन कंपनी हो, लेकिन 215 सारे जेन्युइन नहीं होंगे। हमने ये कहा है कि टैक्स इवेजन है, टैक्स चोरी है, टैक्स बचाया गया है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी उसके साथ शामिल है। ये सारी बातें इंतहाई अहम हैं, हसास नौइयत की हैं, और जो पाकिस्तान में एक तसव्वुर है कि बहुत सारे लोग अनटचेबल हैं, 200 लोगों के उसमें नाम है। पनामा लीक्स सिर्फ नवाज शरीफ साहब या उनके अहले खाना के नाम जो है वो ऑफशोर कंपनियों से जो मुंसलिक नहीं कर रहा है, बल्कि 200 अफराद हैं, उसमें कमोबे सारे पाकिस्तानी। और फिर अभी कुछ दिनों पहले ये भी इंकशाफ हुआ था कि स्विस बैंकों में पाकिस्तान के लोगों के 200 अरब डॉलर हैं। ये पैसे कब गए, कौन ले गया, तो उसकी भी तहकीकात एक ऐसा कोई गैर जानिबदार कमीशन या कमेटी होनी चाहिए, और मशावरत से कायम होनी चाहिए। जब सारे इश्यूज़ पर मशावरत CPAC पे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, आपको ये ख़तरा तो नहीं लगता कि हुकूमत जो है उसका चलना मुश्किल हो गया? क्योंकि एतजाज़ साहब ने जो स्पीचेस की हैं, उससे एतजाज़ साहब की स्पीचेस से काफ़ी तासुर मिलता है कि हुकूमत चल नहीं पाएगी। देखें, इसीलिए हमने ये कहा है कि ये मुतालबा इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात साबित होने से पहले ये मुतालबा करना कि वो इस्तीफ़ा दे दें या वो चले जाएं, इस जी नहीं। देखिए, अब ये तो उनके हलकों में क्या सोचा जा रहा है नवाज शरीफ साहब की, तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन हमने तो अपनी पोजीशन रखी है कि सिर्फ ये मीडिया बहस की नज़र नहीं हो जाना चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की नज़र नहीं हो जाना चाहिए। इससे कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम नहीं कायम होना चाहिए। आप वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे। हम नहीं। अच्छा, ये एक पोजीशन होगी ना, ये डेफिनेट पोजीशन होगी कि एमकेएम वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रही है। एक वाज़ेह पोजीशन होगी ना, क्लियर लाइन ड्रा होगी कि आप इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे। जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन। जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन। अच्छा, मैं एक आध में और आपसे बात पूछ लूँ। आज आपने वो बड़ा रगड़ा लगाया, आपने कहा कि वो बंदे जो है उनकी, शायद आपने, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ याद नहीं है, लेकिन शायद आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमदर्दियाँ तब्दील करवा रही है। ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात है, उसके हवाले से आज आपने काफ़ी सख्त लहजा इख्तियार किया। क्या हो रहा है, किसकी वो तब्दील करवा रहे हैं? देखिए, लहजा मेरा सख्त ज़रूर था, लेकिन कोई गैर शाइस्ता और गैर तहजीब याफ्ता बात गुफ्तगू नहीं कि मैंने कोई नाज़िबा आपको किसी की कॉल आई, किसी फौजी भाई ने आपको भी फ़ोन किया कि वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल के साथ शामिल हो जाए? नहीं, मुझे किसी फौजी भाई ने ऐसी कॉल नहीं की। मुझे नामालूम नंबर से कॉल ज़रूर आई थी। मुझे धमकी दी गई है 10-12 दिन पहले, और मुझे गद्दार कहा गया है, और ये कहा है कि सारे गद्दारों का अंजाम मौत है। तो ये सारी बातें। नंबर बताइए, मैं अभी नंबर ज़रा स्क्रीन पे डालूँ। नंबर तो बताइए, स्क्रीन पे डालते हैं उसको। नामालूम अफराद और नामालूम नंबर, भाई ये तो कहानी आज तक ये कज़िया तो कोई हल ही नहीं कर सका। अच्छा, वो बिलावल भुट्टो ने तो नामालूम अफराद आप लोगों से पूछे थे, अल्ताफ भाई आपके नामालूम अफराद, वो तो आपके साथ जोड़े थे। अब आपने नामालूम अफराद वो फौजी भाइयों से जोड़े। नदीम मलिक, मैं दुआ देता हूँ कि आपके टॉक शोज़ इसी तरह कायम व दायम रहे, इसकी रौनक सस्ती रहे। बिलावल भुट्टो को जब ये सूट करता है कि वो नामालूम अफराद मेरे उसमें होगा, मैं उनके डाल दूंगा। इससे मसला हल नहीं हो रहा है। बात यह है कि ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ भी होते हैं, और
कभी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। होलिस्टिक एक जामे भरपूर जो है वो तनाज़ जो पस मंज़र है उसमें सारी सूरत हाल को नहीं देखा जाता। अगर मेरी आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मशवरे हैं जिन पर अमल दरामद अच्छा फारूक सत्तार साहब एक चीज़ बताइएगा कि आपको और मुझे पता मेरे पास नहीं एक सवाल पूछ लूं आपको आप अकेले सवाल जवाब करें ना, आपको इसके बाद हम आपकी बात पूरी कर लें फिर आपको खुदाफिज कर देंगे। आपको और आपा नसरीन जलील को और कुछ और लोगों को मेरा ख्याल में कोई दुश्वारी नहीं है डीजी रेंजर से, कोर कमांडर से या किसी मिलिट्री के सीनियर अफसर से मुलाकात की या बात करने की कोई रुकावट नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, तो फिर आपको ये गिले शिकवे टीवी पे करते हुए अजीब सा मुझे लगा। मैंने आज इसीलिए किए हैं कि ये एक महीने से ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई ये दुश्वारियाँ। डीजी रेंजर साहब जो है वो टेलीफोन कॉल नहीं उठाते हैं, ना उसका जवाब देते हैं। कोर कमांडर साहब से मेरी एक बात हुई थी 1 माह पहले, उन्होंने कहा था मैं आपको वक्त दूंगा, मुझे अब तक वक्त नहीं मिला है। जनरल नवेद मुख्तार साहब, मैंने GHQ फ़ोन करके राहिल शरीफ साहब को कहा खुदा के लिए हमारे इदारों की साख दाव पर लगी हुई है कि रेंजर्स ने जो अचानक इतनी राहिल शरीफ साहब ने क्या कहा आपको? इससे एक डर खौफ का माहौल है। देखें पूरी बात सुन लें। नहीं, राहिल शरीफ साहब से बात नहीं, मेरी कोर कमांडर साहब से बात हुई, उन्होंने मेरे कॉल पे रिस्पांस किया, लेकिन टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैं मुतअद्दिद बार फ़ोन करके किन कोर कमांडर साहब ने रिस्पांस किया? DS को मैं उनको जी उन्होंने कहा कि मैं मिलूंगा, अभी थोड़ा इंतज़ार कर ले, लेकिन अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूं और अब तक मुझे मुलाकात का टाइम नहीं मिला। मैं ये कहता हूं कम्युनिकेशन गैप से जो है वो गलत फहमियाँ जो है वो पैदा होती हैं और कम्युनिकेशन गैप से बहुत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लोगों में इश्तियाल है, गम गुस्सा है, हमने उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये जिस तरह अलटप गिरफ्तारी, यानी कोई JIT में किसी का नाम नहीं, किसी के ख़िलाफ़ कोई पहले से FIR नहीं, सुलझे हुए पढ़े लिखे अच्छे महज़ब किस्म के लोगों को हम लाएं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। आज नैयर रज़ा को, उसके साथ 5 और लोगों को कल रात को गिरफ़्तार किया गया, वो अपने घरों पर सो रहे थे। ये छापे और गिरफ्तारियाँ मुझे सिर्फ गुमान ये इसलिए हो रही है कि डर व खौफ, ये मेरे ऊपर एक गैर एलानिया फिर पाबंदी लगाई जा रही मेरी सियासी सरगर्मियों पर। मैं अवामी राब्ता मुहिम नहीं कर सकता, सफाई मुहिम नहीं कर सकता, मेरे पास ब्रेक करीब आ रही है, लेकिन मैं लोगों को मैसेज दिया है कि लोग अपनी वफादारियां तब्दील करें और दूसरे खयाबान शहर में जाएं और अजीज़ाबाद जो उनका सियासी क़िबला है उसको तब्दील कर ले। यही मैसेज है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है। फारूक सत्तार साहब, मैं आपके बिहाफ पे आपकी तरफ से जो भी मुतलका अदारे हैं वो आपने DG रेंजर्स का नाम लिया, कोर कमांडर का नाम लिया और जिनका भी नाम लिया आपने, राहिल शरीफ का नाम लिया, उन सारों से अपील करते हैं कि वो डॉक्टर फारूक सत्तार से मिलें, इनकी बात सुने और इनकी शिकायत का इजाला करें। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैम अभी हमारा जारी रहेगा जी, एक ब्रेक ले लें और बाकी हमारे जो मेहमान हैं इमरान इस्माइल साहब, तलाल चौधरी साहब और एतजाज़ साहब, उनसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। पहले एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब, एक डेफिनेट पोजीशन फारूक सत्तार साहब ने ले ली। उन्होंने कहा हम वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, कमीशन बनाएं, कंसल्ट कर लें, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तरह सियासी जमातों से मुशावरत कर लें, लेकिन बड़ी डेफिनेट पोजीशन है कि वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे। उन्होंने लाइन ले लिया अपनी, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे वो। आप वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का जो ये MQM का जो स्टैंड है वो थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड है, इसलिए MQM से खुद एक टर्मोइल से गुजर रही है और उनका पीर और जुमेरात इतनी भारी उनके ऊपर गुजरती है कि वो टोपी लगा के तस्बीह हाथ में लेके पीर को गुजारते हैं कि आज की पीर गुजर गई, अगली पीर देखी जाएगी। तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकें। तहरीक इंसाफ का स्टैंड सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि शफाफ इंक्वायरी हो जाए इस मामले की, क्योंकि ये इल्ज़ामात अब सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक नहीं है, बल्कि अब ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक एविडेंस पनामा लीक से निकला है जो आया और मज़ीद चीज़ें खुलती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने नाम की भी एक कंपनी शेंडन जर्सी लिमिटेड जो है वो भी खुल गई है, वो उसके बेनिफिशरी वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद हैं, नवाज शरीफ साहब। तो उसकी इंक्वायरी हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत एक कमीशन बना के उससे कर दी जाए। इस डिमांड के अंदर मुझे आप बता दें कि क्या चीज़ नाजायज़। उसकी रिपोर्ट मान लेंगे आप? मानेंगे ना सर, क्यों नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिपोर्ट आपको दे वो आपके लिए काबिल कबूल होगी। देखिए, इस वक्त हमारे पास इससे बेहतर कोई है नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा एज ए प्री कंडीशन आप नहीं मांग रहे?
जी बिल्कुल मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये साइड पे हो क्योंकि इन्फ्लुएंस अच्छा, वज़ीर आज़म का इस्तीफा एज ए प्री कंडीशन मांग रहे हैं कि इस्तीफा दे के वो साइड पे हो और फिर ये इंक्वायरी अपना कोई बंदा वज़ीर आज़म बना दें, पेंडिंग इंक्वायरी जल्दी करा दें, फौरन करा दें, साफ सुथरे होकर आ जाएं, फिर उठा लें, अलग कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तलाल चौधरी साहब से हमने बहुत सी बातें पूछनी है आज। पहले तो यही बता दें जी, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ना दें, बड़ी क्लियर पोजीशन है। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि एज ए प्री कंडीशन वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, इंक्वायरी में साफ़ हों तो वापस आ जाएं। पहले इसी का जवाब दे दें। देखिए नदीम मलिक साहब, अपोजिशन जो है वो खुद एक स्टांस पे इकट्ठी नहीं है और ये नहीं चाहते कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आप देख लें कि जितनी मुलाकातें इनकी आपस में हुई हैं, ये सियासी तौर पर हम पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं एहतजाज के नाम पर, 2018 के इलेक्शन की तैयारी के लिए, अपनी अपनी पार्टी के मुफाद के लिए, लेकिन ये नहीं चाहते कि इसकी तहकीकात हों। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि ये इनके अंदर खुद ऐसे मामलात हैं कि ये नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन हो, और दूसरा ये कि इन्हें लगता है कि ऐसे कोई प्रूफ्स नहीं है कि जिससे किसी हुक्मरान जमात पर कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर ये सिंसियर हैं तो जो फारूक सत्तार साहब ने कहा है, ये अपोजिशन इकट्ठे होकर एक स्टांस बनाए। ये तो नहीं हो सकता एक के लिए फोरेंसिक एविडेंस के लिए कोई इंक्वायरी बनाई जाए, एक के लिए चीफ जस्टिस की बनाई जाए, एक के लिए FIA और नैब की बनाई जाए। एक अपोजिशन अगर इकट्ठी होकर एक स्टांस ले तो हुकूमत यकीनन अपने फैसले को रिव्यू करने को तैयार होगी। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जज की सरबराही में अगर ये मुतालबा करते हैं, खुर्शीद शाह और शाह महमूद और इमरान खान, जिसको भी आप अपोजिशन कहें, ये मिलकर ये मुतालबा करते हैं, तो आप मान लेंगे कि चीफ जस्टिस से करवा देंगे फिर? देखिए अपोजिशन जमातें जो हैं, जो तमाम जमातें इस वक्त इस एहतजाज में, इस सियासी बयानबाजी में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और तकरीरों में जोर लगा रही हैं, अगर वो एक जगह इकट्ठी होकर एक स्टांस लें और एक बताएं इंक्वायरी कमीशन चाहिए, जुडिशरी चाहिए, FIA नैब की इंक्वायरी चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुकूमत के लिए कि 7 कमीशन बना दिए जाएं या 7 इंक्वायरी टीमें बना दी जाएं। मैं अपना सवाल दोहरा लूं तलाल साहब, सवाल दोहरा दूं अपना कि अगर ये जो मौजूदा एहतजाज करने वाले हैं वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में आप तहकीकात करवा दें, ये मुश्तरका मुतालबा आ जाता है, तो PMLN के लिए ये मुतालबा काबिल कबूल है? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठे होकर समझती हैं कि इसकी तहकीकात कोई कमीशन से हो सकती हैं, अगर ये मुतफिक हो जाएं, तो मैंने आपको कहा है कि हम उस पर गौर करने को तैयार हों। गौर करने पे चीफ जस्टिस की सरबराही में फिर आप गौर करेंगे, कमिट नहीं कर रहे कि डेफिनेट है? आप मुझे देखें, मैं आप इतना सा लीवरेज तो मुझे दें। अभी यहां तो 6 किस्म की बातें करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई कहता रहने दें, कोई कहता हुकूमत चलनी चाहिए, कोई कहता सिस्टम चलना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार का तो शुक्रिया अदा करिए, उन्होंने तो आपका साथ दिया है। नहीं देखे ना, शुक्रिया अदा, देखे ना, आप इस सिस्टम को आप मजाक ना बनाए ना कि आप पहले डेडलाइन, पहले इस्तीफा मांग लें और उसके बाद क्या इंक्वायरी हो जाए। इनका यही रवैया एक ये जो जमात है इनका था जब जुडिशल कमीशन था, और आपने वो फिर देखा उसका नतीजा क्या आया, किसका नुकसान हुआ? इस पाकिस्तान का नुकसान हुआ, नून लीग का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म की हेल्थ के हवाले से भी अपडेट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी उस पर चहमगोइयाँ हुई, थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, क्या कंडीशन है वज़ीर आज़म की? देखिए वज़ीर आज़म बिल्कुल कोई ऐसी, अल्लाह का शुक्र है, कोई क्रिटिकली ऐसी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उन्होंने 2 दिन पहले चेकअप करवाए हैं, उसमें उन्हें ये सजेस्ट किया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनका मुआलज और वो इंग्लैंड में मुमकिन है, और इंशाअल्लाह ताला इस वीकेंड से पहले ये जो एक फ़ज़ा बना दी जाती है, चिमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं एक, और ये ब्रीफ का वो सूटकेस पैक होने शुरू हो जाते हैं और कहते हैं जी बस गया और फलाना आने वाला है। ये सारी की सारी सिर्फ आप ये समझ लें कोई रैंकिंग, रेटिंग या सियासी जमातें जो अंदर से टूट फूट का शिकार हैं वो अपना वज़ीर आज़म रोकना चाहती हैं। वज़ीर आज़म के साथ कौन कौन जा रहा है बाहर? वज़ीर आज़म के साथ कौन कौन जा रहा है? देखिए वज़ीर आज़म अभी तक वज़ीर आज़म के साथ वो खुद ही जा रहे हैं, उनके साथ कोई और ऐसा बाकी उनके कोई घर वाला शायद कोई हो गया, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला। उनकी अहलिया और बच्चे तो मुझे पता चला साथ जा रहे हैं, अहलिया और बच्चे तो साथ जा रहे हैं। नहीं, मैं कई बच्चे इधर ही रुकेंगे, और एक मैं आपके लिए कह दूं कि ये कई बच्चों से आपकी क्या मुराद है? हुसैन इस वक्त सऊदी अरब में, मेरे ख्याल में शायद मरियम बीबी इधर रुके, बाकी वो बेटी दूसरी उनकी बाहर जाएंगी, हसन पहली बार उनकी बेटी
देखिए, मरियम भी उनकी बेटी हैं। मैं इसीलिए आपसे कहा है कि हम इसके तरह की पेशीन गोइयाँ, वो चेम गोइयाँ ना करें। और इसहाक डार साहब का ये जो इस वक्त का दौरा है, ये सिर्फ ये भी इसमें था कि ये देखा जाए कि ये इसलिए कैंसिल करने की भी कंसिडर किया गया कि ये एक अजीब माहौल बन जाएगा, यहाँ पर खबरें चल जाएंगी, एक वाशिंगटन रवाना, एक लंदन रवाना, तीसरा दुबई रवाना, और ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइसिस है। हालांकि क्राइसिस अपोजिशन जमातों के अंदर है, क्योंकि वो ना मुतहद हैं, ना वो इकट्ठे होकर इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती हैं, वो सिर्फ इस बात को एक प्रेस तलाल साहब कॉन्फ्रेंस इस इशू को मैसअप करने में आपकी जमात ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। आपकी जमात से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम कमीशन बना देते हैं, फिर उन्होंने कहा मेरे बच्चे बाहर हैं, बच्चे ने एक ने कहा सारी प्रॉपर्टी मेरी है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात सामने आई तो पता चला वो एक मरियम की है, फिर ये पता चला कि 93 से प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर पता चला कि 98 में ब्रिटिश कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। अब ताज़ा तरीन ये है कि वो जो सऊदी जिसने फ़ंड किया था उसका नाम आप पब्लिक करने के बारे में सोच रहे हैं कि उसका नाम पब्लिक कर दिया जाए, जो बरतानवी अदालत को बताया था, पाकिस्तानी कौम को बता दें कि किस सऊदी ने फ़ंड किया था। देखिए, मेरी एक गुजारिश ये है नदीम मलिक साहब, जितनी आपने चीज़ें कही हैं, इन तमाम चीज़ों को प्रूव करने में कोई अपोजिशन जमात जिनके बड़े बड़े वकील हैं, जो बाल टेम्परिंग और कई ऐसी जमातें हैं बाल टेम्परिंग के लिए लंदन की कोर्ट या स्कॉटलैंड यार्ड में चली जाती हैं, लेकिन मुल्क के इस मुफाद में और हमारे खिलाफ क्यों सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाता, क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं जाता, क्यों स्कॉटलैंड यार्ड नहीं जाता, क्यों इंक्वायरी कमीशन नहीं जाता? ये जो आप बातें फरमा रहे हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं, जब तक ये प्रूव नहीं होंगी ये कहानियां हैं, और ये कहानियां सुनते हमें 30 साल हो गए। हमारी तो 2 गवर्नमेंटें इसलिए उल्टाई गई इन्हीं इल्जामात पर, इन्हीं इल्जाम। नहीं मेरी लेकिन 93 में रहमान मलिक DGFI ये थे जिन्होंने ये सबसे पहले रिपोर्ट बनाई थी, और वो 5 साल इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, और आज भी उनसे आपकी जमात के लीडरान मुशावरत कर रहे हैं जरदारी साहब से मुलाकात तय करने के लिए। तो उनकी सबसे पहले 93 में रिपोर्ट बनाई हुई है, अभी भी नेट पे दस्तयाब है, आप सर्च मारें आपको नजर आ जाएगा रहमान मलिक ने क्या कहा था। मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये जनरल मुशर्रफ साहब को त्यारा साजिश केस, हेलीकॉप्टर केस बनाने पड़े, अगर इतना मजबूत केस उनके पास था तो उन्होंने हेलीकॉप्टर और त्यारा साजिश जैसे केस क्यों बनाए? अगर होता तो ये बहुत कुछ हो चुका होता। हम अभी भी चाहते हैं कि कोई आदमी इतनी हिम्मत करे, किसी कोर्ट में जाए, किसी इंक्वायरी कमीशन के पास जाए, इन्वेस्टिगेशन के पास जाए, क्यों नहीं जी और आप उसके बाद फिर हम बताएं कि हकायक क्या है। बात ये है कि अगर तो ये इतने इनोसेंट थे जब मुशर्रफ साहब ने इनको पलटा था और उनको ज़रूरत पड़ी बैसाखियों की को तैयार साजिश केस और वो बनाते, क्योंकि ये तो एमनेस्टी ले चुके थे, ये तो एक एग्रीमेंट साइन करके थे, एग्जैक्ट डील कर ली थी कि जी आप हमें कुछ ना कहें, हमारे ये फलाने केसेस ना खोले, हम आपको कुछ नहीं कहते, हमें बाहर पाकिस्तान से बाहर जाने दें। क्या ज़रूरत थी वो डील करने की? ना करते एग्जैक्ट डील, फेस करते कोर्ट को। जो आज हमें चैलेंज कर रहे हैं ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी आप करें, कोर्ट में जाऊँ। भाई मेरे ये मामला अब इल्ज़ामात की हद तक नहीं रहे। ये जो अभी आपने एक समंदर को कूजे में बंद किया, जो आपने कहानी सुनाई वन लाइनर कि वो जी 93 से वहाँ पे थे, तो वो तो आज साबित हो गए थे, वो तो आप मान रहे थे। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं पैसा कैसे लेके गए, टैक्स तो आप देते कोई नहीं, मुल्क के अंदर नुकसान आपको हमेशा होता रहा। 3 बार आप ऐसे लुटे कि आपको रज़ाउल ने लूटा, आपको हालात ने लूटा, आपको मुशर्रफ ने लूटा, सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी, पैसा बंद कर दिया, आपको फिर गिफ्ट्स मिल जाते हैं, फिर आप फ्लरिश कर जाते हैं। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं। अल्टीमेट चॉइस अभी भी एक ही है कि उसी आपको सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा कि अगर सऊदी कोई दोस्त आपका रॉयल फैमिली से आपको फंडिंग हुई थी कि जी हर बार एक सऊदी दोस्त निकल के आ जाता है, कभी $30 मिलियन, कभी $50 मिलियन, कभी $100 मिलियन, तो $30-40 मिलियन रॉयल फैमिली के डजंट मैटर। ऐसे तो नदीम साहब इमरान साहब को इतना बड़ा पैसा नहीं, $40-50 मिलियन, नॉट ए बिग डील। अच्छा एक ब्रेक ले लें कामरान, आप ब्रेक, तलाल साहब मुझे ब्रेक ले लेने दे। ब्रेक के बाद हम एतजाज़ साहब से भी पीपल्स पार्टी वाली वो टॉक्स वाली बात करनी है और आपसे भी उसका कमेंट लेना है, क्योंकि एतजाज़ साहब कहते हैं कि मियाँ साहब घुटनों को हाथ लगाने जा रहे हैं जरदारी साहब के। ब्रेक ले लें पहले, ब्रेक के बाद इसके ऊपर कमेंट लेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक। एतजाज़ साहब कहते हैं कि मियाँ साहब लंदन इसलिए जाएंगे कि जरदारी साहब के घुटनों को हाथ लगा के मनाएं।
उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब और PMLN ने ऑफिशियली डिनाई किया। उन्होंने कहा कोई मीटिंग की हमने रिक्वेस्ट नहीं डाली है। हालांकि इस वक्त भी खबरें ये चल रही हैं कि कंसल्टेशन इन प्रोसेस है कि मीटिंग लाइन अप कर ली जाए। लेकिन एतजाज़ साहब से हमने पूछा कि ये तो डिनाइल आ रही है, आपने ये किस बुनियाद के ऊपर कहा था? तो एतजाज़ साहब का जवाब था, सुनवाइए जी। ये मेरी इतला है, ज़राए मोतबर हैं कि नवाज़ शरीफ फैमिली ने ये फ़ैसला किया है कि इस वक्त ज़रूरी है राब्ता करना आसिफ अली जरदारी साहब से और सब मामलात को छोड़ के उनके पास जाना बड़ा ज़रूरी है। उनके ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने और मैंने तकारीर की हैं, एक पोजीशन ले बैठी है जिससे उनकी कोशिश होगी कि इससे पोजीशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाया जाए और मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ जरदारी साहब से जाके राब्ता करके मुलाकात करने का है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ वाज़े नहीं होती कि इतनी डेस्परेशन अभी नून लीग के लिए शायद है नहीं है। शायद एक बात हो सकती है कि कहीं पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठे ना हो जाए, ये भी अभी वाज़े नहीं है कि वो इम्कान है कि नहीं। तो क्यों आपको लगता है कि इतना बेकरार है? ये तो मैं नहीं जानता कि क्या उनका मज़ीद मकसद क्या है, पर उनको महसूस हो रहा है कि इस वक्त जरदारी साहब की उनको ज़रूरत है और वो इस मामले में बहुत परेशान हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई साथ दिया नहीं। जब रेंजर्स सिंध में ऑपरेशन कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रियायत मिले और रेंजर्स के ऑपरेशन में कोई भी नरमी आए। उन्होंने वहाँ तो साथ नहीं दिया, पर अब वो परेशान है। जी एतजाज़ साहब, मेरे ख्याल में तलाल साहब पहले अब आपसे जवाब ले लूँ। जो शिकवा था वो बड़ा क्लियर है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि वो जब जरदारी साहब ने तकरीर की थी ना, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो मियाँ साहब ने तो मिलने से इनकार कर दिया था। तो अब अपनी बारी आई है तो अब क्यों मिले? ये जवाब है पीपल्स पार्टी का। देखिए नदीम मलिक साहब, मुझे याद है कि 3 बजे की ये खबर है, आप और मैं दोनों बीपर पर मौजूद थे। उस वक्त अभी ऑफिशियल स्टांस प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन की तरफ से नहीं आया था। मैंने जो कहा था बाद में वही स्टांस आया, क्योंकि हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। किसी भी कौमी मुफाद के मसले के लिए, मुल्की मुफाद के मसले के लिए, वो परसों PIA था, उससे पहले CPAC था, उससे पहले 21वीं तरमीम थी, उससे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन था। इस तरह बेशुमार चीज़ों पर राब्ता था, राब्ता रहेगा, राब्ता आपके भी दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त हैं, आपकी जमात के बड़े सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं, मैं उन सारों से बात कर चुका हूँ और वो मीटिंग के लिए अभी भी कोशिश हो रही है। क्योंकि कहा जाता है वो कहते हैं कि सियासत इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो ये सियासत में राब्ता तो तोड़ा ही नहीं जाता, तो इस बात से इंकारी तो हो ही नहीं सकते। देखिए मैंने नदीम मलिक साहब, अगर आप 3 बजे का भी मेरा बीपर निकाल लें जिसमें आप मैं 4 बजे का बीपर बता देता हूँ आपको। वो तो चाहते हैं ना आप लोग की मुलाकात हो जाए, तो अपडेट कर दीजिए। एतजाज़ साहब भी कंफर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी कोशिश हो रही। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि राब्ता टूटा। पार्लियामेंट के अंदर रहने वाली तमाम, इवन PTI से भी राब्ता रहता है। अपडेट बता दें कि आप कोई फॉर्मली कोई तफसीलात बता दें कि फॉर्मली तय पा गया शेड्यूल। अब आप देखिए, आप और मैं कितनी बहस करेंगे? 3 बजे से शुरू हुए हैं और 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन। अगर कोई ऐसी मुलाकात हुई तो अपना और मेरा बीपर चला दीजिएगा कि ये देखें गलत है, नहीं तो फिर एतजाज़ साहब का चला के कह दीजिएगा कि वो गलत था। इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। कोई ऐसी मीटिंग इमरान इस्माइल साहब से पूछते हैं। इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान भी लंदन में, जरदारी साहब भी लंदन में और नवाज शरीफ साहब भी लंदन में। आपके एक दोस्त ताहिरुल कादरी साहब रह गए हैं जो कनाडा चले गए हैं। अगर वो भी आ जाते तो आपका लंदन प्लान पूरा हो जाता। खान साहब का तो इत्तेफाक से ये है कि वो उनका कोई 2 महीने पहले से ये प्लान बना हुआ था। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बनाया था कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से, और वहाँ पे उनके 3 फंक्शन, उसके लिए वो जा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले या वाशिंगटन में होते हैं या लंदन में होते हैं? जद्दा में भी आप होने लगे हैं। वहाँ पे, या फॉर्चुनेटली कह लें, वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी रहते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कश्मीर में इलेक्शन को। पाकिस्तानी कश्मीरी वहाँ रहते हैं,
तो वो 3 फंक्शन है खान साहब के, 1 लंच है, 2 डिनर है और वो तारिक कादिर साहब से भी इमरान लंदन में मिले थे, उस वक्त कश्मीरियों वाली कहानी कोई नहीं थी। हाँ कोई नहीं थी जी। आप किससे मिलने जा रहे हैं, जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से छुप के? मेफेयर के अपार्टमेंट में मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ साहब? खान साहब क्यों मिलेंगे जरदारी साहब से, उनसे यहाँ बात हो रही है हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों से, और पीपल्स पार्टी के लोग जो स्टालवर्ड्स हैं पीपल्स पार्टी, खासतौर से पीपल्स पार्टी पंजाब, दे आर वेरी कीन टू सपोर्ट दिस कॉज। वो इस पर बिल्कुल साथ खड़ा होना चाहते हैं, कहते हैं जी हम बिल्कुल साथ। आपको लगता है एतजाज एहसन आपके कंटेनर में खड़े होंगे जब आप जाएंगे लाहौर मियाँ साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने? एतजाज एहसन आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह, क्यों अकेले ही खड़े होंगे, फिर पीपल्स पार्टी नहीं आती? नहीं, एतजाज एहसन और एतजाज एहसन जैसे बहुत सारे पीपल्स पार्टी पंजाब के स्टालवर्ड्स में आपसे कह रहा हूँ जो वाकई चाहते हैं कि इस बार एहतसाब हो, जिन्होंने अपने 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 टेन्योर में कोई चोरी नहीं की, जिनके हाथ साफ हैं, वो लोग खास तौर से बहुत ज़्यादा। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लूँ, आपको लगता है तलाल चौधरी साहब चंद दिनों में ये बादल छट जाएंगे या ये गंभीर होता जा रहा है मसला? बहुत से लोगों का ख्याल किया कि आप फंस गए, आप फंस गए हैं इसमें, ये इसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तलाल साहब एक बात और भी बता दीजिएगा, हाथ क्या तलाल साहब एक बात और भी हाथ क्या बता दीजिएगा, आपने बताया मियाँ साहब की खैरियत माशाल्लाह, तबीयत इतनी ऐसी नहीं है कि अर्जेंटली जाना पड़े, तो कुछ ऐसे रुक क्यों नहीं जाते? यहाँ टर्मोइल है, पूरा एक मामला खड़ा हो रहा है, उनको इतनी जल्दी क्या है लंदन जाने की? कुछ ऐसे बाद चले जाएं, तबीयत तो ठीक है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम मलिक साहब, आपके चैनल पर जब पिछला धरना था, जब हर कोई कह रहा था कि अंधेर ही अंधेर है, हेलीकॉप्टर उड़ चले हैं, लाहौर पहुंच गए हैं, मेरे अल्फाज उस वक्त भी थे और आज भी नोट कर लें, ये तमाम लोग पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे 2018 तक, और उसके बाद नया इलेक्शन होगा जिसमें फैसला होगा कि वजीर आजम कौन होगा। बेस्ट ऑफ लक तलाल चौधरी साहब, खुश रहिए आप और इमरान इस्माइल साहब, अलावा फारूक सत्तार साहब और एतजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।